कर लो डिफरेंस टॉट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक रीड कर लो कोई भी। कर दो रीड। ये टॉट का है, ठीक है। टॉट क्या होता है? टॉट किसका रिजल्ट है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी which are not undertaken by the parties but imposed by the law। टॉट में हमें ड्यूटी कहां से मिल रही है? लॉ से। लॉ कहता है कि आपको ड्यूटी अपनी परफॉर्म करनी है। लॉ कहता है आपको किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना, नहीं तो डिफेमेशन हो जाएगा। लॉ कहता है कि आपको न्यूसेंस नहीं करना। आपने तो मुझे नहीं कहा ना। बट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है कि मैं आपको ये पेन एंट्रस्ट करके चला गया कि चल कल जब मैं आऊंगा तो मुझे ये पेन दे देना। बट आपने क्या किया? अच्छा पेन लग रहा है, हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ, कर लेते हैं, अच्छी राइटिंग होगी और टीचर अच्छे नंबर भी दे सकता है अगर प्रैक्टिकल के नंबर लगते होंगे। आपने यूज कर लिया, तो दैट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैंने आपको किसके लिए दिया था? रखने के लिए। तो आपके ऊपर ये ड्यूटी किसने इंपोज करी? मैंने ही तो दिया ना आपको, लॉ ने तो नहीं दिया ना। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ड्यूटीज कहां से आ रही है? पार्टीज आपको दे रही हैं, मतलब पार्टीज देमसेल्फ अपने बीच में रख रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। लॉ तो नहीं कहता ना आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करो। तो ड्यूटीज कहां से राइज होती हैं? पार्टीज अपने आप करती हैं। बट इन केस ऑफ टॉट, ड्यूटी इंपोज्ड बाय लॉ। ठीक है, पहला डिफरेंस समझ में आया? क्लियर है? सेकेंड इज अब देखो, टॉर्ट्स में हमने पढ़ा था ना कि ड्यूटीज क्या होती है? राइट इन रेम। रेम मतलब अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मेरे पास प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कोई नहीं घुस सकता। ट्रेसपास का राइट है मेरे पास कि अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी में घुसेगा तो मैं उसको ट्रेसपास के लिए सूट कर सकता हूं। किसी को भी अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ये नहीं कि राम और श्याम नहीं आ सकते, बाकी सब आ सकते हैं, कोई भी नहीं आ सकता। मतलब ड्यूटीज किसके लिए है? कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट इन रेम। बट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जिसको पेन दिया है उसी को तो बोलूंगा कि भाई तू करे काम, उसी के लिए तो ड्यूटी है। सबके लिए कैसे है? ठीक है, तो मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ड्यूटी है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में और कॉन्ट्रैक्ट में। बट टॉट में क्या है? कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, सबके अगेंस्ट है, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, है ना। कि मतलब कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलता, बोलेगा तो फिर डिफेमेशन है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इंटरेस्ट कर रहा हूं कि ये पेन रख लो, तो फिर मैं किसी राम के अगेंस्ट थोड़ी क्लेम कर सकता हूं। मैं सिर्फ आपके पास ही आऊंगा कि भाई तूने क्यों यूज किया। समझ में आया? तीसरा, डैमेजेस इन टॉर्ट्स आर अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड मतलब प्री डिटरमाइंड नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, बट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है? पेन दिया था, पेन क्या कर सकते हो? खत्म कर दोगे, इंक खत्म कर दोगे, आधा खत्म कर दोगे, पूरा ही खत्म कर दोगे, खो दोगे। क्या कर सकता हूं? पेन के पैसे ले ले भाई। मतलब डिटरमाइंड है ना। मतलब और भी कोई चीज ले लो, मैं आपके घर में चला गया, आपको घर इंटरेस्ट करके गया था। जनरली क्या करते हैं लैंडलॉर्ड या तो टेनेंट को चाबी दे जाते हैं कि आपके ऊपर है, देख लेना चोरी वोरी ना हो। चोरी हो जाती है तो क्या करेगा? ले भाई, चा चोरी हुआ, पैसे ले ले। मतलब डिटरमाइंड है कि क्या हो सकता है। बट टॉर्ट के केस में डिटरमाइंड नहीं, कितना डैमेज होगा कितना नहीं होगा पता नहीं। ठीक है, समझ में आया? और भी कुछ था? समझ में आया? टॉर्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों ही सिविल रॉन्ग है, ये तो पता है ना। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी सिविल रॉन्ग है और टॉर्ट्स भी सिविल रॉन्ग है, बट इनके बीच में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, टॉर्ट और क्राइम। पहला डिफरेंस तो एक सिविल रॉन्ग है और एक क्रिमिनल रॉन्ग है। ठीक है ना। उसके बाद टॉर्ट इज अ प्राइवेट रॉन्ग दैट इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ सिविल राइट ऑफ अ इंडिविजुअल। टॉर्ट में क्या होता है कि कोई आपको आके उल्टा सीधा बोल रहा है या कोई आपकी प्रॉपर्टी में घुस रहा है। प्रॉपर्टी में घुसना इज अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, और किसका राइट वायलेट हो रहा है? सिर्फ एक इंडिविजुअल का। जिसके घर में घुस रहे उसी का, तो पड़ोसी का वो तो उसके घर में घुस गया, अरे तुझे क्या मतलब। ठीक है ना, रोक सकते किसी को, तू उसके घर में मत जा। मतलब किसका राइट वायलेट हो रहा है? सिर्फ एक इंडिविजुअल का, और सिविल राइट वायलेट हो रहा है। बट क्राइम के केस में क्या होता है? एक पब्लिक रॉन्ग है। चोरी उसके घर में हुई है लेकिन आप भी कंप्लेंट कर सकते हो, यार उसके घर में चोरी हो गई, एफआईआर लिखो। इट इज अ पब्लिक रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी एट
लार्ज की मतलब सोसाइटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि ड्यूटी किसकी है, स्टेट की, कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। तो इसीलिए हमको एक एक्स्ट्रा इसमें पावर मिलती है कि हम भी, चाहे चोरी कहीं हुई हो, मर्डर कहीं हुआ हो, किसी को मार रहा हो कोई, तो एफआईआर हम भी करवा सकते हैं, मतलब क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला सकते हैं। तो इट इज अ पब्लिक रॉन्ग दैट इज वायलेशन और ब्रीच ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज विच इफेक्ट द कम्युनिटी एज अ होल। ठीक है। सेकेंड, रेमेडी इन सिविल लॉ, मतलब रेमेडी इन टॉर्ट्स इज कंपनसेशन या डैमेजेस, जितना डैमेज हुआ उतना ले लो, है ना। बट रेमेडी इन क्रिमिनल लॉ इज या तो पनिशमेंट हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही लिखा होता है, कहीं भी पढ़ोगे ना, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और बोथ, मतलब या तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, या फाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा, अब सिविल लॉ में क्या है, सूट आपका राइट वायलेट हुआ है, आपके ही कोई इंजरी आई है, आप एग्रीव्ड, एग्रीव्ड मतलब जिसके साथ गलत हुआ है या जो अफेक्ट हुआ है उस ट्रांजैक्शन से, तो सूट कौन फाइल करेगा, प्लेंट कौन डालेगा, जिसका राइट वायलेट हुआ है वही तो जाएगा ना। कॉन्ट्रैक्ट आपका और मेरा हुआ है, ठीक है, आप पैसे नहीं दे रहे हो, ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं है, पर मेरा छोटा भाई कह रहा, मैं जाऊंगा कोर्ट में, कोर्ट कहेगा तू कौन भाई, तूने किया था। तो सिविल केसेस में क्या होता है, जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो ही कोर्ट में जा सकती है। बट क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, कोर्ट में कौन जाता है, स्टेट। हमारा काम क्या होता है, सिर्फ एफआईआर। यही करते हैं ना, पुलिस स्टेशन जाते हैं, बस एफआईआर करवाते हैं कि यहाँ 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 ये हो गया है, बाकी अब आप देखो। वो इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर चार्ज शीट बनती है, फिर वो चार्ज शीट लेके कोर्ट जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए क्या नाम लिखा जाता है, स्टेट वर्सेस जो भी एक्यूज्ड होता है। ठीक है। चौथा, सिविल सूट है, इंडिविजुअल राइट की बात है, ठीक है ना, तो वो किसी भी टाइम विड्रॉल हो सकता है, विड्रॉल मतलब वापस लिया जा सकता है। ठीक है। बट क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, सोसाइटी अगेंस्ट लार्ज है, तो जनरली वो विड्रॉल नहीं होता या कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पे विड्रॉल कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, थप्पड़ मारने का केस है, ठीक है ना, है तो क्रिमिनली, थप्पड़ थोड़ी मार सकते हो आप किसी को, हर्ट तो है ही, तो वो जनरली लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। उसमें कोर्ट क्या कहता है, भाई आगे से मत मारना, ये वो छोटा मोटा कह के आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है। तो कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि कंपाउंडेबल हैं, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन जनरल रूल क्या है कि कॉम्प्रोमाइज सिविल केसेस में नहीं होता। ठीक है। उसके बाद टॉर्ट्स क्या है, कोडिफाई लॉ है, नहीं, अनकोडिफाइड है ना, बट क्रिमिनल लॉ तो कोडिफाई है, कहां पे, एग्जाम्पल इंडियन पीनल कोड, है ना। कोडिफाई, कोडिफाई मतलब लिखा हुआ है, मतलब लिख दिया है उसे, ठीक है ना। कोई एक्ट है, तो टॉर्ट का तो कोई ऐसा कोई एक्ट नहीं है, पढ़ा कोई टॉर्ट्स एक्ट है ही नहीं कोई, बट क्रिमिनल का तो पढ़ा ना इंडियन पीनल कोड। ठीक है। उसके बाद टॉर्ट्स में क्या है, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, बट हर केसेस में नहीं। इंटेंशन इंपॉर्टेंट है मतलब जब हम क्राइम पढ़ते हैं तो एक मेन एसेंशियल्स है उसके दो कौन से हैं, मेंस रिया और एक्टस रिया, मतलब गिल्टी माइंड होना जरूरी है और कोई एक्ट होना चाहिए। बट सिविल केसेस में क्या है, आपकी इंटेंशन हो चाहे ना हो, आपने वो एक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल नेग्लिजेंस, आप नहीं चाहते थे ड्यूटी को जान के ब्रीच करना, बट आपकी ड्यूटी थी, कैसे भी ब्रीच हुआ हो आपकी लाइबिलिटी। ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इसमें क्या होता है, इंटेंशन मैटर, बट कुछ ऐसे हैं जिसमें इंटेंशन मैटर करती है, जैसे कि ट्रेसपास, न्यूसेंस, ये सब चीज। ठीक है। डिफेमेशन, जान के ही तो कर रहे हो किसी को, ठीक है ना, समझ में आया। और क्रिमिनल केसेस में तो इंटेंशन के बिना कोई क्राइम होता नहीं। डेंजरस का एक अलग चीज होगी ना, एक होता है ट्रेसपास, ट्रेसपास आपने लिखा होगा, दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, डू नॉट ट्रेसपास, लिखा होता है ना जगह जगह की प्राइवेट प्रॉपर्टी, डू नॉट पार्क। जनरली कहीं बाहर घूमने वगैरह जाओगे तो वहीं लिखा होता है दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, डू नॉट ट्रेसपास, या ये डू नॉट पार्क हियर। ठीक है। तो ये मतलब उसने बता दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है, जो अंदर आएगा वो ट्रेसपास करेगा, कोई मेरे पास राइट आ जाएगा, या तो मैं उस गाड़ी को उठा के बाहर फेंक सकता हूँ,
या फिर पुलिस को बुला के से हटवा सकता हूँ। और जो आप कह रहे हैं ना डेंजरस वाला, वो डेंजरस वाला एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करा था हमने, हाँ इंटेंशन, रेलिवेंट और, तो कहां पे रेलिवेंट होती है, फिर हमने थोड़े से टॉट्स पढ़े थे जिसमें था कि इंटेंशन कहां कहां रेलिवेंट होती है, तो कहां कहां रेलिवेंट होती है, नेग्लिजेंस, वहां पे इंटेंशन आपकी रेलिवेंट होती है कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। दूसरा न्यूसेंस, न्यूसेंस क्या होता है कि बेसिकली न्यूसेंस का एक आइडिया समझना कि किसी को परेशान करना, ठीक है। परेशान करना कैसे, किसी कंफर्ट जोन में या सब, आपका रेजिडेंशियल एरिया है, पूरी रात दिन भर गाने बजे जा रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो इसी का एक रूल बना हुआ है क्या कि 10 बजे के बाद गाने नहीं बजेंगे क्योंकि उससे न्यूसेंस होती है, ठीक है। और कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जिसमें इंटेंशन इररिलेवेंट होती है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है। फिर इसके हमने एग्जांपल पढ़े थे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ डिफेंसेस होते हैं। डिफेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जनरल डिफेंसेस, एक होते हैं स्पेसिफिक डिफेंसेस। जनरल डिफेंसेस कौन से होते हैं, जो सब टॉर्ट्स के ऊपर लगते हैं। सब टॉर्ट्स के ऊपर लगते हैं मतलब वो आपको 7 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट आप किसी भी टॉर्ट के ऊपर डिफेंस ले सकते हो, ठीक है। एक होते हैं स्पेसिफिक डिफेंस। स्पेसिफिक डिफेंस मतलब वो डिफेंस सिर्फ स्पेसिफिक टॉर्ट पे ही लगेंगे, जैसे कि वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया, ये जनरल डिफेंस है, आप हर किसी में ले सकते हो। प्लेंटिफ्स ऑन रॉन्ग, या हर किसी का है। स्टैट्यूटरी आप हर किसी पे लगा सकते हो। प्राइवेट डिफेंस हर किसी के ऊपर लगा सकते हो। बट ट्रुथ किसका है, डिफेमेशन का डिफेंस है, कि अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो चाहे वो डिफेमेटरी हो, बट अगर वो सच है तो फिर वो डिफेमेशन नहीं है, ये डिफेमेशन का डिफेंस है। तो ये सिर्फ डिफेमेशन का डिफेंस है, ये नेग्लिजेंस का डिफेंस नहीं है, ये न्यूसेंस का डिफेंस नहीं है, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का भी नहीं है, ये सिर्फ डिफेमेशन का डिफेंस है। तो मतलब कुछ स्पेसिफिक डिफेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ आप पर्टिकुलर जिसका वो डिफेंस है उसी टॉर्ट में ले सकते हो, लेकिन आप और किसी में उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया है, प्लांटिफ्स ऑन कंसेंट है, या प्लांटिफ्स ऑन रॉन्ग है, या स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, एक्ट ऑफ गॉड है, ये सब क्या है जो आप हर किसी पे लगा सकते हो। एक्ट ऑफ गॉड हो गया, ठीक है, उसमें आपने न्यूसेंस करी हो या फिर नेग्लिजेंस के थ्रू सब कुछ खत्म हो गया हो, फिर आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड है, मेरी क्या गलती, ठीक है। तो हमने फिर लिखे थे कौन कौन से थे जनरल डिफेंसेस, इनका मतलब समझ में आ गया ना, जनरल डिफेंसेस और स्पेसिफिक डिफेंसेस कौन क्या होते हैं बेसिकली। अब देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। पहले हमने जनरल डिफेंस देखे थे, ठीक है। वॉलंटी, इसका मतलब इसको बोला जाता है डिफेंस ऑफ कंसेंट। मतलब अगर आप मेरे साथ, मैं बोल रहा हूं आपको कि भैया यहां पे आपको नुकसान हो सकता है, कोई नहीं भैया देखी जाएगी, नॉलेज थी आपको कि रिस्क है, उस नॉलेज के लिए आपने मुझे कंसेंट भी दी, उसके बाद अगर डैमेज होता है तो आप मुझसे डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते। मैं किस चीज का डिफेंस लूंगा, वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया, मतलब डिफेंस ऑफ कंसेंट, कि आप ही ने तो कहा था, मैं तो बोल रहा था कि भैया नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल, क्रिकेट मैच देखने गए हो आप, बॉल सर पे आके लग गई, गेल से पैसे मांग रहे हो कि उसने छक्का मारा था, भाई बॉल मार दी उसने मेरे को, तो आपको पता था उस इवेंट की, आपको नॉलेज थी और आपने फिर भी मैच देखने गए कि बॉल लग सकती है, तो आप डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? डिफेंस ऑफ कंसेंट, वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया। एनओसी साइन कराते हैं, कंसेंट लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। फिर इसी के लिए था, इसमें दो चीजें होनी जरूरी है, क्या क्या, नॉलेज ऑफ रिस्क और फ्री कंसेंट, नॉलेज और कंसेंट, मतलब ये दोनों होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए और कंसेंट भी होनी चाहिए, और कंसेंट फ्री कंसेंट, ठीक है।
तो इसी के साथ हमने एक चीज पढ़ी थी जहां पे लिखा था मेयर नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। 17 है ना। एक केस था ना जहां पे था कि ऊपर से एक बहुत बड़ी मशीन होती है और लोहा काटती है, तो ऊपर से लोहा गिरता है तो लोहे के टुकड़े टुकड़े उड़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे लिखा हुआ है वो ना 9 मीटर तक जा सकते हैं। मतलब जो अभी वहां काम कर रहा है उसे पता है कि पत्थर लोहा को तोड़ता है और लोहा उड़ता है, तो वो 9 मीटर तक आता है। तो मतलब 9 मीटर तक तो कंसेंट है। बट एक बंदा जो कि 16 मीटर पे खड़ा होता है और उसकी आंख पे वो लोहा लगता है जिससे उसकी आंख खराब हो जाती है, तो वो डैमेजेस क्लेम करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या उसे डैमेजेस मिलेंगे? मिलेंगे हाँ या ना? हाँ तो क्यों? जो कल थे वो नहीं बताएंगे, बाकी बताना। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? जो कह रहे हो हाँ तो रीजन बताओ, हाँ और नहीं तो नहीं। वो तो सेफ साइड खड़ा था ना 16 मीटर पे, और वहाँ पे अब वही चीज है, उसको 9 मीटर लिखा हुआ है और जो कह रहे हो नहीं मिलेंगे, तो ये बताओ क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सर 16 मीटर पे ये तो एक्ट ऑफ गॉड में भी आ सकता है कि अगर वो चीज़ एक्सीडेंटली वो जो वहाँ चला गया, लेकिन वहाँ तो 9 मीटर से अंदर जाता तो फिर देने की बात हो सकती है, सर डैमेज हम दे सकते 9 मीटर के अंदर तो मिलेंगे ही नहीं। 9 मीटर तक तो उसने बोल रखा है, 9 मीटर से वो बाहर है, वो तो अपने हेड पे सेफ साइड खड़ा है ना। ठीक है। तो इसमें जो कंपनी का मालिक होता है फैक्ट्री का, वो कहता है कि भाई इसको तो पता था यार यही काम होता है, यहाँ पे पत्थर तो टूटते हैं और वो उड़ते हैं, तो आ सकते हैं। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि सिर्फ नॉलेज होना कि रिस्क है इज नॉट सफिशिएंट। उसने किस चीज की कंसेंट दी थी? 9 मीटर तक की। 16 मीटर की तो कंसेंट नहीं दी थी ना। तो 9 मीटर तक में अगर उसे कुछ होता तो डैमेजेस नहीं देने थे। 16 मीटर की कंसेंट नहीं दी थी उसने 9 मीटर की दी थी। तो सिर्फ नॉलेज होना इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको? साइंटी ठीक है। तो ये टॉर्ट का डिफेंस क्या है? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया पहला। अब वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का भी डिफेंस है, कौन सा? वो तो आप दूसरा डिफेंस बता रहे हो टॉर्ट का, प्लांटिफ्स ऑन रॉन्ग। ये वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का भी डिफेंस है। मतलब उस केस में आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। पहले टॉर्ट हुआ, उसका डिफेंस मांग रहे हो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, मतलब आपने कंसेंट से किया, ठीक है। लेकिन अगर आप कंसेंट से किसी का रेस्क्यू कर रहे हो और उसके बाद उसको डैमेजेस हो जाते हैं, तो आपको वो डैमेजेस देने पड़ेंगे। वैसे टॉर्ट का डिफेंस मतलब क्या है? आपको डैमेजेस नहीं देने। अगर उसने वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया क्लेम कर लिया तो डैमेजेस नहीं देने। बट उसका भी एक एक्सेप्शन है कि चाहे वॉलेंटी कंसेंट से किया हो, बट अगर वो रेस्क्यू करने के लिए किया था तो डैमेजेस देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहीं बैठा था इंस्टीट्यूट के बाहर, बच्चे खेल रहे थे, बहुत तेज गाड़ी आ रही थी, ठीक है। मैं बच्चों को बचाने के लिए कूदा, बच गए और मेरा हाथ छिल गया। तो मैंने अब उसके मालिक से या उसके पेरेंट्स से डैमेजेस मांगे, तो वो कहता है हमने थोड़ी कहा था बचाओ, आपको पता था रिस्क है फिर भी आपने बचाया, तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। यही तो होता है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, डिफेंस ऑफ कंसेंट। मुझे पता था कि मेरे को लग सकती है फिर भी मैंने बचाया, तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। बट रेस्क्यू केसेस है कि मैं उसको बचाने के लिए कूदा हूं, उसके बेनिफिट के लिए, तो ये वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का एक्सेप्शन है। तो मतलब उसे डैमेजेस मिलेंगे। समझ में आया? क्लियर है? दूसरा क्या था? प्लांटिफ द रॉन्ग डूअर, मतलब जो आदमी डैमेजेस मांग रहा है उसकी खुद की गलती है। जैसे भाई मैंने लिखा है बिवेयर ऑफ डॉग्स, फिर भी घुसे चले आ रहे हो घर में, फिर कुत्ते काट लेते हैं, फिर डैमेजेस मांगते हो कि मेरे को न्यूसेंस हो गया, कुत्ते ने काट लिया। तो मतलब आपकी खुद की गलती है ना। प्लांटिफ द रॉन्ग डूअर, प्लांटिफ खुद गलत है, ठीक है। और एक प्रिंसिपल होता है टू सीक इक्विटी वन मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, मतलब आपको
साफ हाथों से कोर्ट के पास जाना है। अगर आप अपनी गलती का बेनिफिट कोर्ट लेने जाओगे तो कोर्ट आपको बेनिफिट नहीं देगा। यही हो रहा है सीए के प्रोटेस्ट में। कोर्ट क्या कह रहा है, भैया वायलेंस बंद कर दो, हम सुन लेंगे, मना नहीं कर रहे। पर अगर आप वायलेंस करते रहोगे और फिर कोर्ट आओगे तो फिर ये एक्सपेक्ट मत करना कि कोर्ट आप सिर्फ वायलेंस कर रहे हो इसलिए आपको सुन लेगा। यही बोल रहा है ना कि वायलेंस इज बैड फॉर द कंट्री, इसे रोक दो। अब लोग उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि कोर्ट कह रहा है कि जब तक आप नहीं बंद करोगे तब तक हम नहीं रोकेंगे। कोर्ट को मतलब नहीं है भाई, जो मर्जी करो, लेकिन कोर्ट को बुली मत करो कि आप वायलेंस कर ले हो इसलिए आप कोर्ट आपको जल्दी सुन ले। जिस टाइम पे आपकी डेट लगी उसी टाइम पे सुना जाएगा, पर तब तक शांति तो रखो, सुनने तो दो। सिमिलरली प्लांटिव्स ऑन रॉन्ग, मतलब अगर आपकी कोई गलती है तो आप उस गलती का बेनिफिट लेने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। इसके हमने एग्जाम्पल भी पढ़े थे कि एक तो गाय वाला ही था कि अगर किसी के यहाँ बुल है, मतलब मैंने अपनी फील्ड में बुल छोड़ी हुई है, ठीक है, और अगर आप फील्ड में चले जाते हो विदाउट कंसेंट और फिर बुल से इंजरी हो जाती है तो आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हो। और जैसे फील्ड में बुल को रखे हो लेकिन उसमें जा रहा है, रास्ता लगा हुआ, तो ये भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप कंसेंट दे रहे हो तो कोई जा रहा है, रास्ता लगा हुआ है, फिर तुम रास्ता नहीं है ना। ऐसा लिख के लगाया था फिर। मतलब देखो आप ये थोड़ी है कि मेन रोड पे कह दोगे कि यहाँ तो हाथी आते हैं और मत जाओ, और यहाँ से जाने का रास्ता भी है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं हो रही। यहाँ पे हो रही है जैसे सिविल लाइन वाले एरिया में गए हो कभी, है ना, तो वहां हम क्रिकेट खेल रहे हैं, एग्जाम्पल लो, ठीक है, बॉल चली जाती है घर में, ठीक है, बॉल चली गई, सामने लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ डॉग्स, कूद गए, बॉल लेने के लिए तो चले ही जाते थे, कहीं भी कूद गए और फिर कुत्ते ने काट लिया। ये होता है प्लांटिव्स ऑन रॉन्ग। जो आप कह रहे हो कि मेन रोड पे गली में पागल कुत्ता है, काट लेता है, तो आप जा रहे हो, वो आपका राइट है, उस केस में प्लांटिव्स ऑन रॉन्ग नहीं आएगा। लेकिन सर इसमें माइनॉरिटी अगर होगी तो उसको तो मिलेगा। माइनॉरिटी के लिए भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफेंस नहीं है, लेकिन उसके लिए स्पेशल रिलीफ एक्ट में एक है डिफेंस, ठीक है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब कर लेंगे। कभी होता है कि जैसे कि किसी रास्ता से जाने का रास्ता बन ही जाता है, मतलब ऐसे कोई खेत है और उस जगह बार-बार आदमी जा रहा है, आ रहा है, वो बार बार नहीं होता, वो कम से कम 20 साल होता है, हाँ, तो वो एक राइट ही बन जाता है ईजमेंट का, ठीक है। समझ में आया प्लांटिव्स ऑन रॉन्ग। फिर तीसरा क्या था, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब ओ माय गॉड वाला इवेंट, ठीक है, कि मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है और किसी भी पार्टी का उस एक्ट पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, कि एक नॉन नेचुरल चीज हुई है या नेचुरल चीज हुई है इन द कोर्स ऑफ इवेंट, मतलब जो भी हुआ है वो नेचुरली हुआ है, किसी भी पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं था और उसकी वजह से डैमेजेस हुए, तो वो एक डिफेंस है, ठीक है। वही चीज सेम कि इतनी बारिश हो गई, टेंट वाला एक सिनेमा लगाया था हम लोगों ने, सर्कस जो लगते हैं कभी कभार देखा होगा, तो आउटस्कर्ट्स में जनरली होते हैं सर्कस टाइप, तो इतनी बारिश हुई कि टेंट वेंट सब गीले हो गए और सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, कि टूट फूट गया सब कुछ, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप उनसे अपनी टिकट के पैसे नहीं मांग सकते, ठीक है, क्यों? अगले डेट के लिए कह सकता है, वो उनके ऊपर है कि देंगे कि नहीं देंगे। अगर उसका अगले दिन कहीं और इवेंट हुआ तो, ठीक है, मतलब आप उस दिन के लिए डैमेजेस नहीं मांग सकते हो, ठीक है, समझ में आया। एक्ट ऑफ गॉड। फिर इनएविटेबल एक्सीडेंट, मेन रोड पे जा रहे हो, 70-80 की स्पीड है आपकी बस, ठीक है, कोई कूद जाता रोड पे, फिर कहता लाओ डैमेजेस दो। अरे भाई मेरे को थोड़ी सपने आ रहे थे आप कूद जाओगे, मतलब इनएविटेबल एक्सीडेंट। मैं सब कुछ ठीक जा रहा था, नॉर्मल पाथ पे लीगली जा रहा था, एकदम से कोई आ जाता है तो उसके लिए क्लेम नहीं मिलता है, ठीक है, इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है, अनइंटेंशनल एक्ट होता है, ठीक है, ना मैं नेग्लिजेंट हूं, ना मैं रैश ड्राइव कर रहा हूं, ना ही मेरी इंटेंशन है, उसके बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है। फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का भी हम डिफेंस ले सकते हैं, मतलब पुलिस वाला है, उसकी क्या ड्यूटी होती है कि अगर उसको लगे कि कोई सी आदमी, अब मान लो कि मैं जा रहा हूं, ठीक है, मेरे हाथ में उसको लगता, उसको एक इंफॉर्मेशन मिली है कि एक आदमी सोने के सामान की स्मगलिंग कर रहा है, तो पुलिस वाले की क्या ड्यूटी होती है, चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है।
अब वो चेकिंग करने के लिए मुझे बुलाता है, मैं कहता हूं मैं तो बैग नहीं दिखा रहा हूं, ले जाते ना थाने, बैग दिखाया तो फिर थाने चलो, थाने ले गई, ठीक है। थाने लेने के बाद अब मेरे पास तो कपड़े निकले बैग में और मैं केस कर दे रहा हूं उनके ऊपर कि भाई मेरे को उठा के ले गए, मेरे को बेसिकली इन्होंने कन्फाइन करके रखा है, इसीलिए पैसे दो या डैमेजेस दो या मेरी ट्रेन मिस हो गई, मेरी ट्रेन के टिकट बुक कराओ दोबारा, ठीक है। तो उस केस में पुलिस वाले की ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी थी, तो इसीलिए आप उससे डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते हो। तो मतलब स्टैट्यूटरी ड्यूटी का भी एक डिफेंस होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस का तो क्रिमिनल में भी ऑफेंस डिफेंस मिलता है, तो सिमिलरली इसमें भी, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस मतलब सेल्फ डिफेंस, लेकिन इसका एक्सटेंड उतना ही होना चाहिए जितना डिफेंस को रोकने के लिए चाहिए, ज्यादा नहीं, एक्सटेंड नहीं, ठीक है। जैसे आपको लगे वो एप्रीहेंशन आपके अगेंस्ट जिस भी चीज का है वो खत्म हो गया, तो आपका प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट था मिस्टेक। मिस्टेक दो तरीके की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ का क्या होता है? अब आप कह रहे हो कि भाई मैंने मर्डर कर दिया, अच्छा मर्डर करने पे क्या सजा होती है, मुझे पता ही नहीं था। तो कहता अरे पता नहीं था ना, तो हमें नहीं पता, लेकिन अब आपको जाना पड़ेगा। क्या, क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मतलब इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ को आप डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। तो अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो डैमेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है। बट अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो उसको डिफेंस आप क्लेम कर सकते हो। सिमिलरली इंफॉर्मेशन मिली है कि आपको सी को अरेस्ट करके लेके आना है, कोर्ट ने बोला, आपने सारी इंक्वायरी कर ली, मेरे को सबने बोला कि यही सी है, चाहे इसका नाम बी हो या मुझे कुछ भी बोले जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको ले गया, बाद में पता चलता है कि ये तो ए है, ठीक है, सी नहीं है, तो क्या ये मुझसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है। समझ में आए डिफेंसेस? ये सारे जनरल डिफेंसेस हैं, ठीक है। नेसेसिटी को भी आप क्लेम कर सकते हो, बट वो क्रिमिनल में ज्यादा आता है, ठीक है। इसमें भी है बट बहुत कम एक्सटेंड है, हाँ पूछेगा भी नहीं ऐसे, ठीक है। फिर हमने और क्या पढ़ा था? ये सारा कल वाला हो गया। नेग्लिजेंस, अभी तक क्लियर है सारा? कोई पूछना है तो पहले ही पूछ लो, पुराने वाला, जो कल नहीं आए थे वो भी पूछ लो। मिस्टेक कैसे जनरल डिफेंस में यूज हो रहा है? देखो यहां तो डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये लॉ कौन सा होना चाहिए? इंडियन लॉ, ठीक है, क्योंकि फॉरेन लॉ को क्या ट्रीट किया जाता है? एक फैक्ट की तरह माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये फॉरेन लॉ है तो मिस्टेक का डिफेंस मिल जाएगा, मिलेगा ना डिफेंस, अगर नहीं मिलेगा तो फिर डैमेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंडियन लॉ में तो माना जाता है इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, मतलब अगर लॉ की मिस्टेक है तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिफेंस नहीं मिलेगा। बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो उस पर डिफेंस मिल जाता है, मतलब डिफेंस मिल जाता है। क्या नहीं समझ आया इसमें? अरे पूछ लो ना। मिस्टेक ऑफ लॉ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में क्या बैन है? वीड वगैरह बैन है ना, बट कनाडा वगैरह में वो लीगलाइज है, मैरिजुआना, ठीक है। हमारे यहाँ पे बैन है, वहां पे लीगल है, ठीक है। तो आप वहां से लेके आ रहे होते, ठीक है, यहां लाते ही एयरपोर्ट पे आपको पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब आपसे बोला जाता है कि भैया अब आपको तो जेल भेजा जाएगा, तो आप बोलते हो यार मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे बैन है, तो नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो आप इस चीज के एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉपर्टी पे घूम रहे होते हो, ऐसी रोड पे घूम रहे होते हो, किसी के भी यहाँ चले जाते हो, घर में घुस जाते हो। अच्छा, किसी के घर में घुसना ट्रेसपास होता है क्या? पता ही नहीं था। नहीं पता था ना तो आप क्लेम मत करो कि नहीं पता था, आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? अब आते हैं नेग्लिजेंस पे। नेग्लिजेंस की दो थ्योरीज होती हैं। ठीक है, एक होती है सब्जेक्टिव थ्योरी। सब्जेक्टिव थ्योरी मतलब जिसमें इंटेंशन, स्टेट ऑफ माइंड मैटर करता है। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें कंडक्ट मैटर करता है कि आपका एक्ट क्या है, क्या वो नेग्लिजेंट एक्ट है या नहीं है। इसमें क्या करता है कि आपकी इंटेंशन नेग्लिजेंट है या नहीं है। लिख लो इसमें, सब्जेक्टिव थ्योरी मीन्स स्टेट ऑफ माइंड। कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इंटेंशन कैसी है, कि आपके पास नॉलेज है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इंटेंशन कैसी है। ठीक है, नॉलेज क्या है आपके पास। ठीक है, इट इज, लिख लो इसके नीचे थोड़ा सा एक, इट इज द फॉल्टी मेंटल कंडीशन, इट इज द फॉल्टी मेंटल कंडीशन which is penalized, it is the faulty mental condition which is penalized, penalized which is penalized by the award of damages। मतलब स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा है जिसकी वजह से डैमेजेस हुए हैं, और क्या मिलेगा? अवार्ड, कंपनसेशन। डैमेजेस बाय द अवार्ड ऑफ डैमेजेस, बाय द अवार्ड ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस को यहां पे हम क्या मानते हैं? कंपनसेशन। ठीक है ना, तो डैमेजेस और कंपनसेशन में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव थ्योरी क्या होती है? मीन्स दी कंडक्ट। इधर क्या है? स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि आपको, मतलब फॉल्टी मेंटल कंडीशन है जिसके लिए आपको डैमेजेस देने। इधर क्या है? आपका फॉल्टी कंडक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक होता है कि मैं चाहता नहीं हूं गलती करना, लेकिन मेरा एक्ट ही ऐसा है जो मान लिया जाएगा कि ये गलत है। ठीक है, एक क्या है कि एक्ट चाहे मैं सही कर रहा हूं बट मेरी इंटेंशन ऐसी है जिसके चक्कर में नुकसान हो गया। मैं वहां खड़ा तो हूं, मेरे सिक्योरिटी गार्ड हूं, मैं वहां खड़ा तो हूं बट मैं चोर को अंदर जाने दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी एक नेग्लिजेंट इंटेंशन है। ठीक है, एक है कि मेरा एक्ट ही ऐसा है कि मेरा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड हूं बट मैं सो गया, उसके बाद चोरी होगी। तो मतलब ऑब्जेक्ट था, कंडक्ट ही ऐसा है कि अब मेरे को डैमेजेस देने पड़ेंगे। इस केस में क्या है कि इंटेंशन है फॉल्टी जिसके चक्कर में नेग्लिजेंट एक्ट हुआ। ठीक है, लिखो इसमें, इट इज द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, इट इज द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, it is the breach of legal duty to take care which results in damages, which results in damages to the plaintiff and which is